नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं अनीता। आइए रुक करते हैं खबरों का। और आज वर्ल्ड अल्जाइमर डे है। जिंदगी की सबसे अनमोल यादें जब धीरे धीरे धुंधली हो जाएं। अल्जाइमर एक ऐसी ही बीमारी है जो हमें हमारी यादों से दूर ले जाती है। ये सिर्फ यादें नहीं खोती, बल्कि ये रिश्तों, पहचान और आत्मसम्मान तक को भी दूर ले जाती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार विश्व भर में करीब 5 करोड़ अल्जाइमर के मरीज हैं। वहीं भारत में 40 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन मौजूदा समय में युवा भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। लेकिन हम मिलकर इसका मुकाबला कर सकते हैं। हमारा साथ, हमारी देखभाल और समय पर सही कदम अल्जाइमर के मरीजों के जीवन को बेहतर बना सकता है। यादों को सहेजने का वक्त अभी है। जागरूकता बढ़ाएं, समय पर कदम उठाएं। तो चलिए, इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और आज इसी बीमारी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या है ये बीमारी, होती क्यों है ये परेशानी, और क्या इसका इलाज है तो वो क्या है, और किस तरह से अपनी जिंदगी को संभालें तब जब उम्र बढ़ रही हो। तो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे और हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ज्योति कपूर, और साथ ही माइंड ट्रेनर सुदर्शन साबित, और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी। बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। डॉक्टर ज्योति, सबसे पहले अल्जाइमर के बारे में जानना चाहेंगे। ये आम धारणा है कि बढ़ती उम्र की बीमारी है, दिमाग से संबंधित बीमारी है, लेकिन आजकल 30-40 की उम्र में या फिर बहुत सारे यंगस्टर्स को भी भूलने की बीमारी है, और ये बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चों में भी भूलने की परेशानियां हो रही हैं। क्या ये सभी आगे जा करके अल्जाइमर में या डिमेंशिया में तब्दील हो जाती है? क्या है अल्जाइमर? So, Anita, thank you for bringing up this topic. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भूलने की बीमारी या भूलने का मतलब एल्जाइमर्स नहीं होता है। एल्जाइमर्स डिजीज जो है वो एक दिमाग की बीमारी है, जिसमें जो दिमाग के प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म होता है वो हैम्पर होता है, जिसकी वजह से दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं या टिश्यू है वो श्रिंक होने लगता है। और जब ये श्रिंक हो रहा होता है तो उसकी वजह से मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो डिस्टर्ब होने लगती हैं, जिसमें पहला लक्षण होता है कि रीसेंट मेमोरी लॉस। मतलब अभी जो जो आपकी मेमोरी डेवलप हो रही है अभी अभी की, आपने सुबह क्या खाया, आप कल कहाँ गए थे, आप किससे मिले थे, वो रीसेंट मेमोरी जो है वो लूज होने लग जाती हैं। बट ओवरऑल ये पूरे के पूरे ब्रेन फंक्शन की बीमारी है, जिसमें ब्रेन के श्रिंकेज की वजह से आपकी ब्रेन की प्रोसेसेस, जैसे चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना, वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, शब्द बनाना, सोचने समझने की क्षमताएं, जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं, उनमें कमी आना, और धीरे धीरे आपके स्वभाव में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके भावनाओं को कंट्रोल करने में भी अंतर आने लगता है। तो ये जो आप बात अभी आपने कही कि आजकल जो है बच्चे भी भूल रहे होते हैं और युवा लोग भी भूल रहे होते हैं, तो मेमोरी फॉर्म ना होने के कारण उनमें ज़्यादातर होते हैं हमारी लॉस ऑफ कंसंट्रेशन या लॉस ऑफ अटेंशन, और इसको हम स्यूडो डिमेंशिया भी बोलते हैं। आजकल डिजिटल यूज़ ज़्यादा होने की वजह से डिजिटल डिमेंशिया भी बोलते हैं। लेकिन जो डिमेंशिया दिमाग में बदलाव की वजह से आते हैं, वो प्राइमरीली 2 तरह के होते हैं। एक होता है वैस्कुलर डिमेंशिया, जिसमें जो रक्त की धमनियाँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें डैमेज होता है। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है या धीरे-धीरे वो फूट रही हैं, इस वजह से आपका ब्रेन जो है ब्लड सप्लाई नहीं ले पा रहा है और वो इन्फार्क्ट्स बनाता है, तो उसको वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। और बिल्कुल। जो दूसरा हमने अभी आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, अल्जाइमर्स हम्म। डिमेंशिया, ये एक बीमारी बायोलॉजिकल रही है। हम्म। मतलब फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ये 70-75 साल से ऊपर प्रेजेंट होती थी, और प्राइमरली इसमें, जैसे मैंने बोला, मेमोरी के इनिशियल लक्षण होते थे, पर धीरे धीरे आपके स्वभाव, आपकी पर्सनालिटी में अंतर आने लग जाता था। हम्म। ये हम्म। होता था, लेकिन अब इसके जो इंसिडेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है, हम्म। जिसका मेन कारण माना गया है हमारा लाइफस्टाइल। बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल बहुत क्लोजली लिंक्ड है ब्रेन के मेटाबॉलिज्म से, हम्म। और वो इम्पैक्ट हो रहा है, इसलिए अब ये समस्याएं हम अर्ली देख रहे हैं।
हुँ, बाकी 1% पॉपुलेशन है अल्जाइमर्स की जिसमें जेनेटिक कारण बहुत स्ट्रांग होता है, जिसमें ये अर्ली ऑनसेट लेता है। हुँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये जेनेटिक कारणों, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और पर्सनल लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी है। और अब इसकी प्रोपोर्शन बढ़ती चली जाती है, जा रही है, जो एक वेकअप कॉल है हमारे लिए कि हमें अपने दिमाग की हेल्थ के लिए कुछ करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो ज्योति जी ने हमें जो बताया वो सबसे पहले तो एक राहत देता है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि उनकी मेमोरी लॉस अगर हो रही है तो कहीं ये शुरुआती लक्षण तो नहीं है अल्जाइमर के। तो ये एक राहत की बात है कि किसी भी तरह से भूल जाना, मेमोरी लॉस हो जाना अल्जाइमर के लक्षण नहीं हो सकते हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, साथ ही साथ लाइफस्टाइल का भी प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन क्या उम्र से भी जोड़ करके जिस तरह से देखा जाता है उम्र भी जिम्मेदार है इसके लिए, और कितना ज्यादा अगर देखा जाए आनुवांशिक है, ये जानना चाहेंगे सुदर्शन साहब से। सुदर्शन जी, क्या वाकई में उम्र की ही ये बीमारी है, बढ़ते उम्र की बीमारी है, इसे माना जाए? ये सनिता जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो आपने बताया कि इसकी बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, और जिसमें मुझे पता चला कि जैसे कि ज्योति मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया कि सबसे इम्पॉर्टेंट आज का जो युवा पीढ़ी है उसमें लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी बढ़ते जा रहा है। अब लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि जैसे सुबह जल्दी उठना, हर चीज़ टाइम पर करना, और आजकल ज़्यादा मोबाइल का इतना एडिक्शन हो चुका है सभी बच्चों को और सभी लोगों को कि लेट नाइट तक उसको मोबाइल तक रहना। तो ये सब कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में हमारा आज प्रॉब्लम होने के कारण ये और तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। तो मैं ऐसे कुछ 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसके द्वारा इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका माइंड को बिजी रखना, बिकॉज हम क्या करते हैं, बहुत सारा चीज़ सोचते रहते हैं दिन भर में, हमारा 60,000 थॉट दिन में आता है। अगर हम उसको बिजी रखेंगे और पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें और ज़्यादा होने का संभावना कम हो जाएगा। दूसरी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें है कि हमारा एटमोसफियर, हम जो लोगों के साथ में रहते हैं वो पॉजिटिव लोग होना चाहिए। और उसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं हर बार जब भी हम बात करें तो उसी पॉजिटिविटी से हम लाइफ में रहे, बिकॉज माइंड में हमारा जब कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगा, जब माइंड में हमारा कुछ एनर्जी नेगेटिव नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो कोई भी बीमारी हो उससे हम निकल सकते हैं। तो तीसरी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ऐसे कुछ चीज़ें हैं तो आपको मेडिटेशन कर सकते हैं, जो मेडिटेशन बहुत अच्छा राहत देता है इसके लिए, और ये बहुत ही ईजी है जो मेडिटेशन करना। और चौथा पॉइंट सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप माइंड का कोई एक्टिविटी करते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलता है, मतलब माइंड आपको हर बार कुछ ना कुछ काम करते रहता है। तो ऐसा 4 पॉइंट्स है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जो और ज्योति मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया कि कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल के ऊपर तो काम करना पड़ेगा यार। तो लाइफस्टाइल बहुत जिम्मेदार है इस बीमारी के लिए, लेकिन ये समझना होगा कि अपने ब्रेन को एक्टिव रखना भी जरूरी है। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे कि क्या इलाज हो सकता है, किस तरह के समाधान हो सकते हैं, लेकिन इसके लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भारती हैं। डॉक्टर समीर, शुरुआती लक्षणों की अगर बात करें तो अल्जाइमर को कैसे पहचाने कि एक नॉर्मल मेमोरी लॉस हो रहा है, और अगर ये समझने की कोशिश करें कि ये शुरुआती लक्षण है अल्जाइमर के तो वो क्या हो सकते हैं? जी, बिल्कुल। एक बार कई बार तो लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहते हैं डिमेंशिया को लेके और अल्ज़ाइमर को लेके। डिमेंशिया तो एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला ऑफ डिज़ीज़। काफ़ी सारी कारणों की वजह से आपको डिमेंशिया हो सकता है, और डिमेंशिया में जैसे कि वेस्कुलर वाला एक मेन कारण बताया आपने। आपको कोई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको ब्रेन में डैमेज हुआ है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो इस तरह के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं डिमेंशिया को लेके। अल्ज़ाइमर एक स्पेसिफिक डिज़ीज़ है जिसका आजकल ग्राफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसी वजह से जैसे आज वर्ल्ड अल्ज़ाइमर अवेयरनेस डे है, तो ये अवेयरनेस के ऊपर, इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। रही बात जैसा आपने लक्षणों की बात की, तो देखिए पहला लक्षण इसके अंदर मेन धीरे-धीरे शुरू होता है, क्योंकि ये बड़ी प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है, एकदम से नहीं, अचानक धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ना शुरू होता है और कई साल लग जाते हैं। तो पहला इसके अंदर मेमोरी लॉस का एक होता है कि हमारी याददाश्त, तो याददाश्त में भी पहला शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि कुछ-कुछ छोटी-छोटी बातें की, जैसे कि आपने अभी खाना खा लिया और आपको याद नहीं कि आपने खाना खाया कि नहीं। आपने खाना खाया तो खाने के अंदर क्या खाया? पर इसमें एक चीज़ और भी यहाँ समझने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से आजकल हम जितना मल्टीटास्किंग करते हैं,
तो कई बार ओकेजनल फॉरगेटफुलनेस तो वैसे ही होती है हमें मल्टीटास्किंग करने के लिए कि मोबाइल मैंने उठाया और मुझे डायल करना था किसका नंबर या किस लिए मैंने मोबाइल उठाया। तो उस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ ना हो, ये हमें ये देखना होता है इसके अंदर क्योंकि जब कई बार इसकी टेस्टिंग की जाती है तो एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट होता है। वो डायग्नोज करके आप कहते हैं कि आपको अल्ज़ाइमर है या आपको डिमेंशिया है। बट ये कई बार छोटी-छोटी चीज़ें आमतौर पे हम भूलना मतलब भूल सकते हैं बिकॉज़ ऑफ द मल्टीटास्किंग। सेकंड होता है इसमें कॉग्निशन में कि आपकी डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी होना शुरू होती है और आगे धीरे-धीरे और प्रॉब्लम होना शुरू होता है, तो आपको और भी जो आपके रेगुलर वाले काम हैं कि आप ड्रेस अप पूरी तरह से नहीं हो पा रहे, आपको रिकॉग्निशन में जैसे नाम बहुत भूल जाते हैं, आपको स्पीकिंग के अंदर मतलब आप शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे ठीक से, आपको रीडिंग के अंदर, आपको राइटिंग के अंदर जो बेसलाइन पहले आप काम कर पाते थे, वो आप काम नहीं कर पा रहे। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज आ रहा है, बहुत अपसेट रह रहे हैं, एंग्री रह रहे हैं, आप चिंतित बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है। पर यहाँ पे ये समझना हमें ज़रूरी है कि कई बार ये चीज़ें डिप्रेशन से भी लिंक्ड होती है। तो जब इसके लिए पूरा क्लिनिकल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है सब कुछ, तो ये सब चीज़ें रूल आउट करते हैं। जैसा अभी मैडम ने भी बात की कि फॉल्स अल्ज़ाइमर, तो वो रूल आउट हमें करना पड़ता है। तो कई बार ये डायग्नोज़ बनाना कि ये अल्ज़ाइमर है, डिमेंशिया है, तो उसके लिए कई बार सीरीज़ ऑफ कुछ टेस्ट होते हैं, जिनके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं। बट मेजर जो कारण जैसा देखा गया है, ज़्यादातर हम करते भी हैं, पैट स्कैन करते हैं, तो बीटा एमालॉइड मतलब एक तरह का प्लाक का फॉर्मेशन होना, पर वो एकदम से नहीं होता। आपका आपकी सिनैप्सिस मतलब ब्रेन के अंदर हम देखें तो आपके 100 मिलियन के करीब नर्व सेल्स होती है पूरी। तो उन नर्व सेल्स का डीजनरेशन होना, उन नर्व सेल्स मतलब उनकी जो इन्फॉर्मेशन पास होती है वहाँ पे प्लाक का फॉर्मेशन होना, तो इसके लिए एडवांस्ड जाँचें कई बार ज़रूरत पड़ सकती है। आपके साइकियाट्रिस्ट, आपके न्यूरोलॉजिस्ट अगर आपको एडवाइस करते हैं। जेनेटिक कारण एक कम होता है, जेनेटिक के लिए भी जेनेटिकली टेस्ट अवेलेबल है। अगर वो लगता है आपके डॉक्टर को तो वो भी कारण रूल आउट एक बार कर सकते हो और कई बार ये आपका आनुवांशिक भी होता है, आपकी फैमिली भी होता है, फैमिलियल जो है अल्ज़ाइमर भी होता है, तो उसको भी हम टेस्ट करके रूल आउट पहले कर सकते हैं क्योंकि आजकल काफ़ी तरह के एआई टूल्स और इस तरह की डिजिटाइज़ेशन अवेलेबल है जिससे हम जो स्क्रीनिंग है उसको टाइम से कर सकते हैं। पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लक्षणों को टाइम से पहचानना और इसको इसकी माइल्ड स्टेज पर ही डिटेक्ट कर लेना, ताकि जो बीमारी की प्रोग्रेशन है उसको हम कम कर सकें, उसको रोक सकें। तो ये मतलब इसको ईज़िली हमें कई बार क्या होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं ऐसे सिम्पटम्स को और कई बार थोड़ा-सा एल्डरली एज में हम कहते हैं ये तो आम बात है, होता ही है ऐसा। तो वैसे नहीं करना हमें, सिम्पटम्स को पहचानना है, रिस्क फैक्टर को जितना हो सके हमें अवॉइड करना है। यूथ के अंदर जो मेजर रिस्क फैक्टर है वो सभी तरह के वही रिस्क फैक्टर है, जिसमें मेन सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपके आ जाते हैं, जिसके अंदर कि आपका डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, स्लीप डिप्रिवेशन एक बहुत बड़ा मेजर कारण है, मतलब 61% के करीब हमारा जो यूथ है, वो स्लीप डिप्राइव्ड है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण है। तो कारणों को समझना, रिस्क फैक्टर को आपको मिनिमाइज़ करना है, जितना आप रिस्क फैक्टर मिनिमाइज़ करेंगे अपनी 30s 40s में, उतना ही जब आप 50s 60s में पहुँचेंगे, तो इस तरह की जो डिमेंशिया, अल्ज़ाइमर से रिलेटेड जितनी भी आपके न्यूरोनल डिसऑर्डर है, उनको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, आप उनको कम कर सकते हैं। अभी जैसे आईसीएमआर की स्टडी भी आई थी कि भारतीयों में देखा गया है कि उनकी इनएक्टिव लाइफ़स्टाइल है। तो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल भी इसका एक बहुत बड़ा मेजर कारण है। अगर आपकी सीटिंग जॉब है, पूरे दिन आप बैठे रहते हैं, इनएक्टिव लाइफ़स्टाइल है, तो वो भी एक आपका इसका बहुत बड़ा कारण है। तो नंबर ऑफ सीरीज़ है और इसके साथ कुछ हम चीज़ें और भी देखते हैं, जैसे कि आपके विटामिन बी 12 का होना, हाइपोथायरॉइडिज़्म का होना, जिसको हम रिवर्सल कहते हैं कि वो चीज़ें करेक्ट करके वो ठीक हो जाता है। तो कुछ ब्लड टेस्ट भी इसके अंदर करे जाते हैं अगर आपको इस तरह की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, आपको ब्रेन फॉगिंग की ऐसी प्रॉब्लम लग रही है। तो मतलब ये एक होलिस्टिकली आपको एग्ज़ामिन करके फिर उसको आपका ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है।
डॉक्टर समीर, आपने हमें बहुत ही अहम बातें बताई। देखिए, कई एंगल से समझाने की कोशिश की डॉक्टर समीर ने। सबसे पहले ये कि ये फॉल्स अल्जाइमर को भी पहचानना ज़रूरी है। कई बार व्यक्ति को, मरीज़ को ऐसा लगता है कि उसे ये परेशानी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन दूसरा ही एक अहम मुद्दा ये भी है कि अगर आपको इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रिस्क फैक्टर जो है आगे जाकर के बहुत घातक हो सकता है। डॉक्टर ज्योति, लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं। लाइफस्टाइल में जो सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई चीज है और सबसे ज्यादा जिस पर कहें कि असर पड़ा है, वो हमारी नींद है। क्या नींद भी इस तरह की बीमारियों के लिए और दिमाग पर होने वाले असर के लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल। और अनीता, जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था, मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ। एज रिलेटेड, सो एज रिलेटेड मेमोरी लॉस होते हैं, बट वो एल्जाइमर्स नहीं होते हैं, जिसमें छोटी मोटी चीज़ों को भूल जाना, चीज़ें इधर से उधर रख लेना, ये सब चीज़ें जो हैं वो एल्जाइमर्स नहीं होते हैं। एल्जाइमर्स जो हो रहा है वो ब्रेन के न्यूरॉन का डीजेनरेशन है। और डीजेनरेशन ऑफ सेल या न्यूरॉन्स कब होता है? जब एक वहाँ की जो फंक्शनिंग है, जहाँ जो वहाँ के प्रोटीन्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, या फिर उसका मेटाबॉलिज्म, जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो अभी आपने जैसे नींद की बात की, काफ़ी रिसर्च से ये प्रूव हो रहा है कि जिन लोगों की नींद कम होती है, उनमें जो ब्रेन का जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होता है। शायद आपको इसी पैनल पे मैंने पहले भी चर्चा की है। एक ग्लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो कि नींद के दौरान आपके ब्रेन को डिटॉक्सिफाई करता है, जो टॉक्सिन्स बिल्ड होते हैं उसे निकालता है। और ये सिर्फ स्लीप में ही होती है प्रक्रिया। तो अगर आपकी स्लीप कम होती है, तो आपका ब्रेन डिटॉक्सिफाई नहीं हो रहा होता है, जो कि एसोसिएटेड है बहुत सारी प्रॉब्लम से, जिनमें एल्जाइमर्स भी एक डिजीज देखी गई है। इसके अलावा लाइफस्टाइल से संबंधित जो दूसरी समस्याएं हैं, स्मोकिंग एक मेजर फैक्टर है। स्मोकिंग भी आपका एल्जाइमर्स डिमेंशिया को प्रमोट करता है, क्योंकि स्मोकिंग ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है और वो आपके ब्रेन को इम्पैक्ट कर रहा है। तीसरी, फिजिकल एक्सरसाइज की बात की तो इवन रिसर्च में, जो लॉन्ग टर्म रिसर्च अब देखी जा रही है, उसमें ये देखा जा रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी ब्रेन हेल्थ को भी हेल्प करता है। हम यूजुअली सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी ही बिल्ड हो रही है, पर ऐसा नहीं है। बॉडी के साथ साथ आपका ब्रेन भी एक्टिवेट हो रहा है, बिकॉज जो रसायन तत्व बनते हैं जब आप फिजिकली एक्टिवेट होते हो, और साथ साथ जब आपकी बॉडी मूव हो रही है, तो ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन है। बॉडी बिना ब्रेन के मूव नहीं होती है, तो ब्रेन भी आपका एक्टिव हो रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है। जो तो हमारी जो मेन समस्या आजकल है लाइफस्टाइल की, वो जो बाकी बीमारियां भी पैदा कर रही हैं और साथ साथ एल्जाइमर्स को भी बढ़ावा दे रही हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एल्जाइमर्स से रिलेटेड, जो प्रिवेंटिव हो सकता है। जैसे हम डिजिटल डिमेंशिया की बात कर रहे हैं, अब ब्रेन का फंक्शन जो है, अगर चीज़ों को याद करना है, प्रोसेस करना है, कैलकुलेशंस करना है, लेकिन अब वो ये कर ही नहीं रहा। वो वाला काम हमने मोबाइल फ़ोन को दे रखा है, वो वाला काम हमने कंप्यूटर्स को दे रखा है। तो जो चीज़ आप यूज़ नहीं करते हो, वो धीरे-धीरे पड़ी-पड़ी डीजेनरेट होने लग जाती है। और वो डीजेनरेशन लॉन्ग टर्म में जाके आपके लिए अल्ज़ाइमर्स जैसे डिमेंशिया को भी प्रेसिपिटेट कर सकती है। तो इसीलिए अगर आपको ब्रेन की हेल्थ बढ़ानी है, तो हम बोलते हैं कि ब्रेन एक्टिविटीज़ को करना ज़रूरी है। तो आपका लिखना, आपका पढ़ना, आपका चीज़ों को याद करना, आपका क्रिएटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, आपका ब्रेन गेम्स खेलना, सुडोकू खेलना, क्रॉसवर्ड पजल्स करना, ये सब भी हेल्प करता है। पर क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में अब ब्रेन एक्टिविटी सिर्फ एक स्क्रॉलिंग तक लिमिट रह गया है कि आप 20-20 सेकंड्स के वीडियो देख रहे हैं और आपका ब्रेन कोई और काम नहीं कर रहा है, तो उसके चलते ब्रेन की ओवरऑल एक्सरसाइज नहीं हो रही है, जैसे बॉडी की एक्सरसाइज नहीं हो रही है, और वो भी एक कारण है। तो ये सारे फैक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं। स्लीप, आपकी डाइट। अब डाइट में रिसर्च में पहले ये देखा गया था कि इंडियंस में अल्जाइमर्स डिजीज कम होती है, इनफैक्ट साउथ एशिया के में अल्जाइमर्स डिजीज कम होती है। रीजन ये देखा गया था कि यहाँ पे हल्दी का यूज होता है, जो टर्मरिक यूज करते हैं, वो एक मेजर फैक्टर है, बिकॉज जो कर्क्यूमिन पाया जाता है टर्मरिक में, वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन क्योंकि अब हमारा डाइटरी पैटर्न चेंज हो गया है, हमारा जो नॉर्मल हम खाना खाते थे वो बदल गया है, इसके चलते टर्मरिक का यूज भी खत्म हो गया, और अब अल्जाइमर्स का फिनोमेना साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में भी बढ़ रहा है, जैसे कि वो
वेस्टर्न सबकॉन्टिनेंट में बहुत बढ़ रहा था। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और अब जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हम 30-40 साल की उम्र में इन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करेंगे, तो 50-60 इयर्स तक आते-आते जिनमें ये वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनमें डिमेंशिया होने की संभावना बढ़ती जाएगी। ये एक फ्यूचर में आने वाला एक एपिडेमिक माना जा रहा है दैट अल्जाइमर्स कैन इवन रीच एपिडेमिक प्रोपोर्शंस, सो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, राइट? तो यही वक्त है कि आप इस बात को समझें कि अगर आपके लाइफस्टाइल में कहीं कोई परेशानी है तो उसे जल्द से जल्द दूर कर लें, उम्र के आखिरी पड़ाव तक जाने ना दें। सुदर्शन जी, आप माइंड ट्रेनर हैं, किस तरह से माइंड को ट्रेन करने की आप सलाह देते हैं अगर इस तरह की कोई परेशानी किसी को है? तो क्या मेडिटेशन से या योग से संभव है कि इस तरह की बीमारियों को खुद से दूर रखा जा सके? आपने बहुत ही सही सवाल पूछा कि किस तरह का हम माइंड से इस चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लाइफ में कोई भी चीज़ को अगर बड़ा मान लेते हैं तो बड़ा हो जाता है, अगर उस चीज़ों को हम छोटा मान लेते हैं वो छोटा हो जाता है। एग्जाम्पल, अब मानो कि आपने इस बीमारी को आपने ये सोचा कि अब हमें अगर हो भी चुका है तो उसको हम ऐसे क्या करें तो आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमें सबसे पहले हमारा स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। लाइफ में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारा लाइफ में जो भी सिचुएशन आता है उस सिचुएशन को हम हैंडल करना मुश्किल होता है। और आज के बाद जब भी कोई सिचुएशन आएगा उस सिचुएशन को अगर प्रॉपर तरीके से हम हैंडल कर पाएंगे और स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। अब स्ट्रेस को मैनेज करने का मतलब यह है कि कहीं भी अगर सिचुएशन आता है उसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अगर समझेंगे, अगर माइंड के द्वारा उसका सोल्यूशन निकालेंगे तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। मगर हमने एक छोटा चीज़ों को एक बड़ा प्रॉब्लम मानने के साथ साथ हमारा कई सारी बीमारी को हम इन्वाइट करते हैं। तो कोई भी बीमारी हो, अगर हम उसको स्ट्रेस से अगर कंट्रोल करें, पहला स्टेप स्ट्रेस है, अगर वो स्ट्रेस से कंट्रोल करना सीख ले तो मुझे लगता है कि कई सारी बीमारियों से हम लाइफ में दूर हो सकते हैं। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपका माइंड को बिजी रखना, माइंड को व्यस्त रखना और कुछ ना कुछ कंटिन्यूस काम करना। जब आप कंटिन्यूस काम करते हैं तो नेगेटिव थॉट नहीं आता है और आप स्ट्रेस से दूर हो जाते हैं और काम करके उस चीज़ों को आप और अच्छे से संभाल सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रेस से दूर रहना, और जैसे मैं बता चुका हूँ कुछ बुक्स पढ़ना, कुछ अच्छे बुक्स पढ़ना जो बुक से कुछ नॉलेज मिले हमें, तो ये सब हम एक्टिविटी करेंगे तो ज़रूर हम उसको मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर समीर, समझना चाहेंगे क्योंकि किसी भी बीमारी के समाधान के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो बीमारी हो ही ना, हम बचाव करें, लेकिन अगर बीमारी हो गई तो फिर समाधान कैसे करें, उसका इलाज कैसे करें? सबसे पहले बचाव पर बात करते हैं। क्या करें कि बीमारी हो ही ना, अल्जाइमर होने ही ना दें? किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए? किस तरह से अपने माइंड को पूरी तरह से एक्टिव रखें? बिल्कुल, देखिए ये समझना हमें ज़रूरी होता है कि किस बीमारी का क्या रिस्क फैक्टर है। जैसे हम हर बार बात करते हैं कि भई हार्ट अटैक के लिए आपका ये रिस्क फैक्टर है, कैंसर के लिए कुछ रिस्क फैक्टर है और रिस्क फैक्टर में कुछ मॉडिफाइबल होते हैं और कुछ नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। जैसे अभी मैडम ने भी बताया कि अब अगर आपका जेनेटिकली रिस्क फैक्टर है और आपको फ़ैमिलियल ही प्रॉब्लम है वो वाली होने की संभावनाएँ हैं, तो वो अनअवॉइडेबल है। चलिए उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। बट येस, जो आपकी जीवन शैली से संबंधित रिस्क फैक्टर है, वो आप जान लें, जिसमें सबसे बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर खास तौर पे युवाओं में बात करें 30-40s के अंदर तो डेफिनेटली एक स्मोकिंग बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है एक्टिव पे पैसिव किसी भी तरह की। एक आपका इनएक्टिविटी जो भी लाइफ़स्टाइल की आप एक्टिव नहीं है, एक्टिव का मतलब फिजिकली, मेंटली और सोशली सभी तरह की कि कई बार आप ऐसा नहीं कि आपकी फिजिकली तो आप एक्टिव हैं, बट अगर आप मेंटली एक्टिव नहीं है अपने आप को एक ही तरह का आप काम कर रहे हैं, न्यू लर्निंग स्किल्स आपको वो सब करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा इसमें और महत्वपूर्ण चीज आ जाती है कि अपने प्रिवेंटिव को चेकअप करके अपने बाकी जो मेटाबॉलिक चीजें हैं उनको रूल आउट करते रहें, क्योंकि यूथ को, यंगस्टर्स को ज्यादातर हम कई बार देखते हैं कि इंसिडेंटली हमें पता लगता है कि जब वो कोई प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि अच्छा उनको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, बट बहुत सारे अभी भी यूथ है जिनको पता ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है। डायबिटीज भी इंसिडेंटली डायग्नोस्ड होती है जब कोई और चीज की जांच कराने जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ रहता है, वो उनको पता नहीं रहता है।
तो अब तो इनफैक्ट इसी वजह से ये गाइडलाइंस में भी बार-बार चेंज आता जा रहा है। बिल्कुल। अब तो रिकमेंडेशन आ गई है जी। कि आप 18 साल की उम्र में हैं, तभी एटलीस्ट अपना एक बार कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा के देख लें और कोलेस्ट्रॉल लेवल की लिमिट भी आपको कम बिल्कुल, करनी और बिल्कुल सही कहा डॉक्टर समीर, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स भी बहुत अवेयर हो गए हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन-कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आगे चल के अल्जाइमर को जन्म दे सकती हैं, और उसके लिए किस तरह से माइंड को ट्रेन करें या किस तरह से एक्टिव बनाएं। लेकिन अगर अल्जाइमर हो गया है, क्योंकि लोग ये मानने लगे हैं कि इसका इलाज नहीं है, डॉक्टर ज्योति जानना चाहेंगे क्या इसकी दवा है, इसका इलाज है, पूरी तरह से क्योरेबल है? अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में अल्जाइमर्स डिजीज का कोई क्योर नहीं है, इलाज नहीं है। लेकिन उसको स्लो डाउन किया जा सकता है। मतलब कि अगर हमें पता चल जाता है कि अल्जाइमर्स की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो हम उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को स्लो कर सकते हैं। अल्जाइमर्स के दौरान हमारे दिमाग में एसिटाइलकोलिन नाम का जो केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, वो कम होने लगता है। तो कोलिनर्जिक दवाइयाँ दी जाती हैं, जो कि आपके इसको मेमोरी को एनहांस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ कुछ रिहैबिलिटेटिव टेक्निक्स होती हैं जो मेमोरी जी। की एक्सरसाइज को बढ़ाने में हेल्प करती है। बिल्कुल। तो अल्जाइमर्स की जो ट्रीटमेंट है, एक बहुत होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, जिसमें हम्म, प्राइमरीली आपने 4 चीज़ों पे फोकस करना है। पहला चीज़ ये कि रीसेंट अभी जो सिम्पटम्स हैं वो किस लेवल के हैं, माइल्ड, मॉडरेट सिम्पटम्स, बिल्कुल। सिवियर हैं। तो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ न्यूरोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होती हैं, साइकोमेट्रिक जी। एक्सरसाइजेस, सॉरी, असेसमेंट्स होती हैं, और सीटी वगैरह के जरिए किस कैटेगरी में आप हो और क्या सिम्टम्स हैं, उसके बेस पे फिर आपकी ट्रीटमेंट प्लान होती है। बिल्कुल। दवाइयों में मन को स्थिर करने की दवा, बिकॉज मूड इंस्टेबिलिटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी हम्म। होती है। तनाव की सहने की क्षमता कम हो रही होती है, बिल्कुल, तनाव। यानी अलग-अलग एंगल से बीमारी के इलाज की व्यवस्था की जाती है। हालाँकि पूरी तरह से क्योरेबल नहीं है, लेकिन इसके असर को कम ज़रूर किया जा सकता है, और साथ ही साथ ये बीमारी हो ही ना, इसकी शुरुआत भी बहुत पहले से की जा सकती है। यानी सकारात्मक रहें, अपने ब्रेन को एक्टिव रखें, और अपने जीवन को पूरी तरह से खूबसूरत बनाने के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो जाहिर तौर पर इस तरह की कोई बीमारी आपको छू नहीं सकेगी। तो निश्चिंत रहें, इस तरह की बीमारियों का इलाज अगर नहीं है, तो भी भविष्य में आपके पास इन बीमारियों से दूर रहने के बहुत सारे तरीके होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का इस पूरी बातचीत और इस बीमारी के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देने के लिए।